हम लोग मनी चैप्टर को पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में। और इस यूनिट में अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, मनी की डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, फंक्शन ऑफ मनी पढ़ लिए हैं और टाइप्स ऑफ मनी को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पेपर मनी इशूइंग सिस्टम अर्थात मुद्रा निर्गमन प्रणाली। ठीक है, तो मुद्रा निर्गमन प्रणाली या पेपर मनी इशूइंग सिस्टम क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है अंडर विच पेपर मनी आर इशूड। मतलब कि यह कुछ रूल और रेगुलेशन का कुछ समूह है जिसके अंतर्गत किसी भी पेपर मनी को इशू किया जाता हो, उसे हम लोग पेपर मनी इशूइंग सिस्टम कहते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड के इकोनॉमी पे अगर गौर करें तो हम लोग पाते हैं कि पेपर मनी इशू करने के 4 या 5 मुख्य प्रकार रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से जो चलन में रहा है वर्ल्ड के इकोनॉमी में वो 3 प्रकार के ही इशूइंग सिस्टम रहे हैं। तो हम लोग 3 ही इशूइंग सिस्टम को पढ़ेंगे, जो कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम है पहला, दूसरा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और तीसरा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन को देख लिया कि कुछ रूल और रेगुलेशन का समूह जिसके तहत पेपर मनी को इशू किया जाता हो, पेपर मनी इशूइंग सिस्टम कहलाता है। अगर हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे तो वैसे तो 4 या 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग केवल 3 प्रकार की इशूइंग सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित विश्वासरहित प्रणाली। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है अनुपातिक कोष प्रणाली। और तीसरा होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली। अगर इस सिस्टम पे गौर करें तो हम लोग पाते हैं कि 1862 से लेकर के 1920 तक ये इंडिया में चलन में था। ठीक है, 1920 से लेकर के 1956 तक ये इंडिया में रहा और 1956 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक ये सिस्टम चलन में है। ठीक है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिस्टम को लगभग उसी समय अधिकांश देशों ने इसको छोड़ दिया। इस सिस्टम को भी इसी दौरान वर्ल्ड के अधिकांश देशों ने छोड़ दिया और इस सिस्टम को 1956 के आसपास के बाद से अधिकांश देशों ने अपनाया है। ठीक है, न केवल भारत ने बल्कि विश्व के अन्य देशों ने भी इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया है। ये सिस्टम क्या है, इसे क्यों अपनाया गया है और इसकी क्या विशेषता है, हम लोग अब इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग शुरुआत करते हैं कि फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। अब हम लोग एक एक करके तीनों डिफरेंट पेपर मनी इशूइंग सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहला था फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम। तो फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित विश्वासरहित प्रणाली भी कहते हैं। और इस प्रणाली के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जब कभी भी किसी भी मनी को इशू करती है तो उसके पीछे वो 100% रिजर्व रखती है, गोल्ड के रूप में रखती है। और इसके अलावा कभी कभी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में भी रखती है। तो वैसे प्रणाली के उस प्रकार की प्रणाली को हम लोग फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि अगर आरबीआई को 1 लाख रुपए का नोट जारी करना है तो इसके एवज में वो अपने पास 1 लाख रुपए का गोल्ड रखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम को फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम में 100% गोल्ड रिजर्व क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कभी भी इकोनॉमी में अगर क्राइसिस आती है, स्लो डाउन आती है, तो जनता क्या करेगी, आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास जा करके उस मनी को गोल्ड से बदल सकती है। ठीक है, इससे ये होता है कि पब्लिक का और जनता का इस प्रकार के सिस्टम पे विश्वास बना रहता है। वर्तमान में यह प्रणाली नहीं है, यह प्रणाली 19वीं शताब्दी में देखा गया था। उस समय इस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता इसलिए थी कि उस समय इकोनॉमी में क्राइसिस आना एक आम बात थी और राजनीतिक भी परिवर्तन उस समय बार बार देखा जाता था, जिस कारण कि
उस समय के अर्थव्यवस्था में मुद्राओं का मूल्य ऊपर नीचे बड़ी तेज़ी से गिरता रहता था। तो उस स्थिति में जनता का मनी सिस्टम पे विश्वास बनाने के लिए फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, तो हमने इसमें इसके डेफिनेशन को देख लिया, डेफिनेशन किस प्रकार से वर्क करता है उसको देख लिया, तथा वो क्यों लाया गया था इसको भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इसमें जो कुछ पॉइंट जो नोट करने वाली है वो यह है कि इस प्रणाली के तहत जारी मुद्रा रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण होगी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण होगी, क्यों होगी, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव मनी को पढ़ा हो। रिप्रेजेंटेटिव मनी के बारे में मैंने बताया था कि वैसी मनी जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जारी हो, वो लीगल टेंडर हो, तथा उसको जारी करने के एवज में सरकार 100% रिजर्व अगर अपने पास रखती हो तो उस प्रकार की मनी को रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। और इस प्रकार के सिस्टम में हम लोग देखें तो इस प्रकार के सिस्टम में भी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी को जारी करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट मनी को जारी करती है, ये लीगल टेंडर होता है और साथ ही साथ में 100% रिजर्व को अपने पास गोल्ड के रूप में रहती है। इसलिए इस प्रणाली के तहत जारी मुद्रा रिजर्व मनी का उदाहरण होता है या फिर होगा। अगर हम लोग ये देखें कि इंडिया के संदर्भ में देखें तो हमने पहले ही लिख लिया था कि इंडिया में इस प्रणाली को (1862) से 1920 तक अपनाया गया था। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य बातें हैं कि इतना पॉइंट काफ़ी, डेफिनेशन कुछ पॉइंट इतना काफ़ी। अब इसमें जो मुख्य बातें जो हमें पढ़नी है वो है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के फीचर को पढ़ना, कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम में फीचर क्या होंगे। तो हम लोग फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के जो भी फीचर पढ़ेंगे वो चार एस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कि इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट में देखते हैं कि इस प्रकार के पेपर मनी इशूइंग सिस्टम में इन्फ्लेशन का क्या संभावना होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार में इन्फ्लेशन की बहुत ही कम संभावना होती है। इस प्रकार की सिस्टम में इन्फ्लेशन की बहुत ही कम संभावना होती है। अब इस चीज़ को समझें कि क्यों होती है, इसका रीज़न। अगर इसके हम लोग रीज़न को देखें तो सिंपल सी बात है कि मैंने ये बताया था कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जब भी किसी पेपर मनी को जारी करती है तो वो अपने पास क्या करती है, 100% रिजर्व रखती है। तो इसका कारण क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास 100% रिजर्व रखती है, 100% रिजर्व रखती है। इससे जो चीज़ होता है उससे ये होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास 100 रिजर्व रखेगी तो ये पैसे जारी करना सरकार के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि सरकार सीमित मात्रा में ही, लिमिट क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में ही पेपर मनी को इशू कर पाती है, पेपर मनी को इशू कर पाती है। और जब पेपर मनी को लिमिटेड मात्रा में अगर इशू कर पाएगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई लिमिटेड होगा। और जब मनी सप्लाई लिमिटेड होगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, जनता डिमांड कम करेगी क्योंकि उसके पास क्या होगा, परचेसिंग पावर कम होगा। तो जनता क्या करेगी, डिमांड कम करेगी। और डिमांड जब कम होगा तो कमोडिटी की प्राइस जो प्राइस है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। और जब भी प्राइस लो रहेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की संभावना क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इससे यही होगा कि इन्फ्लेशन क्या होगा, लो रहेगा। सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लेशन के संदर्भ में अगर इसके हमने फीचर को देखें तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की सिस्टम में इन्फ्लेशन की वैल्यू बहुत ही कम, इन्फ्लेशन की संभावना बहुत ही कम होती है।
रीजन देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास 100% रिजर्व रखेगी तो सरकार सीमित मात्रा में पेपर मनी को इशू कर पाती है, और जब इशू सीमित मात्रा में कर पाएगी तो मनी सप्लाई लिमिटेड होगा, मनी सप्लाई लिमिटेड होगा तो लोगों के पास लिमिटेड मात्रा में क्या होगा, मनी होगा, और उसके पास परचेजिंग पावर उतना कम होगा, और परचेजिंग पावर अगर कम होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, वो वस्तु की प्राइस कम होगा, और जब वस्तु की प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इकोनॉमी में लो होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके दूसरे फीचर को देखने की कोशिश करें तो हम लोग देखते हैं इसके दूसरे फीचर को कि कितना इकोनॉमिक है, मतलब कि ये मनी सिस्टम कितना कॉस्टली है। ठीक है ना, दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि हाउ इकोनॉमिक इट इज़, हाउ इकोनॉमिक इट इज़ मतलब ये कितना इकोनॉमिक है। अगर हिंदी में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली है, ये कितना खर्चीला है। तो सिंपल सी बात है कि यह सिस्टम बहुत ही खर्चीला होता है, और खर्चीला क्यों होगा, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में ही हमने देख लिया था। अगर रीजन की बात करें तो सरकार को क्या रखना पड़ता है, 100% रिजर्व रखना पड़ता है, 100% रिजर्व रखना पड़ता है, और 100% रिजर्व रखना पड़ेगा तो मनी इशूइंग क्या हो जाएगा, मनी इशूइंग सीधी सी बात है कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि अगर जब कभी भी आपको मनी इशू करना है तो उतने का गोल्ड रखना पड़ेगा, और गोल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इस प्रकार का फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम है, वो सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ही खर्चीला हो जाता है, क्योंकि उसमें 100% रिजर्व रखना पड़ता है। अगर इसमें अगर हम लोग तीसरे फीचर्स की अगर बात करें तो हम लोग देख लेते हैं कि तो हाउ मच पब्लिक हैव फेथ इन दिस सिस्टम, अगर इस सिस्टम में जो जनता होती है उसकी कितनी मतलब की फेथ होती है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जनता का इस सिस्टम में बहुत ही अधिक विश्वास होता है, बहुत ही अधिक विश्वास होता है। अब इसके हम लोग अगर रीज़न की बात करें, रीज़न क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन के अनुसार से सरकार 100% रिजर्व को रखती है अपने पास, सरकार 100% रिजर्व रखती है, और 100% रिजर्व रखती है तो क्या करती है सरकार, यह गारंटी दे पाती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय वह मनी को, पेपर मनी को गोल्ड से बदल देगी। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि गोल्ड क्या है, एक मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि वो रेयर होती है, और उसका मूल्य शायद ही कभी भी जो ह्यूमन के जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन के हिस्ट्री में उसका वैल्यू घटा होगा, उसका वैल्यू निरंतर बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि पब्लिक के पास जो भी पैसा रहता है उसके प्रति पब्लिक में एक विश्वास बना रहता है कि अगर किसी भी कारण से मनी का वैल्यू अगर गिरा भी तो हम लोग अगर उसको गोल्ड से जा कर के बदल लेंगे तो हमारे पास जो मुद्रा का वैल्यू है वो कभी भी घटेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वाले जो लास्ट फीचर है उसको हम लोग देख लेते हैं कि चौथा देख लेते हैं इसमें कि सरकार के पास कितना फ्रीडम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने में। तो इसका आंसर है कि सरकार के पास बहुत ही कम फ्रीडम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने में। ठीक है, तो इसका आंसर है कि सरकार के पास बहुत ही कम फ्रीडम होता है
मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने में। अगर आप लोग इसके रीज़न को देखने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है कि सरकार को 100% रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, इसका जो परिणाम होता है कि मनी इशूइंग सिस्टम कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, और मनी सिस्टम अगर कॉस्टली हो जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ाने की जो शक्ति है उसमें क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाने की शक्ति में कमी आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो क्या कर सकता है, वो ठीक ढंग से मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं चला सकता, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मुख्य जो काम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, प्राइस को स्टेबल बनाने का काम करती है। लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में हमने देख लिया कि 100% रिजर्व रखना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है कि मनी इशूइंग सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाने की जो शक्ति है घट जाती है, और मनी सप्लाई को बढ़ाने की शक्ति घट गई, इसका सीधा सा मतलब है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो फ्रीडम होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो हमने फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के डेफिनेशन को देखा, उसके कुछ की पॉइंट को देखा, फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताओं को देखा कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं देखी जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के बाद दूसरा है कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपातिक कोष प्रणाली भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अनुपातिक कोष प्रणाली। पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं हिंदी में लिख करके टाइम को बर्बाद करने नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अगर इसके डेफिनेशन को हम लोग देखें तो इस प्रकार के सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक पेपर मनी इशू करने के एवज में या एगेंस्ट में एवज में कुछ ही प्रतिशत रिजर्व अपने पास रखती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया जाए कि सरकार को ₹1,00,000 का मनी जारी करना है और उसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत अगर मान लो कि कुछ प्रतिशत, वो 40% ही है और उसे 40% अपने पास रिजर्व रखना है, तो उसके पास रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 1,00,000 का 40% मतलब 40,000 का रिजर्व ही अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कुछ प्रतिशत है वह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि ये कुछ प्रतिशत 40 के जगह पे 50 हो, तो ₹1,00,000 मनी जारी करने के एवज में सरकार को कितना रखना पड़ेगा, ₹50,000 का गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम किसे कहते हैं, उस प्रकार के सिस्टम में को कहते हैं जिसमें सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर मनी को इश्यू करने के एवज में कुछ ही प्रतिशत रिजर्व अपने पास रखती हो। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में यह सिस्टम, अगर इसके कुछ की पॉइंट को देखें तो यह सिस्टम 1920 से लेकर के 1956 तक चलन में था, अर्थात प्रिविलेंस में था। ठीक है ना, यही सिस्टम था 1920 से लेकर के 1956 तक में। अगर हम लोग आप लोगों को मैं ऊपर ये छोड़ देता हूँ कि इसके फीचर्स को आप लोग खुद से लिखो। ठीक है, तो फीचर्स को मैं थोड़ा सा लिखाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसके
फीचर क्या होंगे, तो फीचर को हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन इसमें कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें इन्फ्लेशन फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होगा। फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा अधिक होगा। इसके पीछे जो सिंपल सा रीजन है, रीजन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। इसके पीछे जो रीजन है कि इसमें क्या है कि कुछ ही मात्रा में आपको पेपर मनी इशू करने के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, जिस कारण क्या होगा कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा ये पेपर मनी इशू करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जब ये पेपर मनी इशू करना आसान हो जाएगा तो फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा जो सेंट्रल बैंक है अधिक मात्रा में मनी को सप्लाई इशू करेगी, और जिस कारण मनी सप्लाई फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा, और मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगी, और प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ गई तो फिर इन्फ्लेशन आपको क्या दिखेगा, उसकी अपेक्षा अधिक दिखेगा। अगर हम लोग इसमें ये देखने की बात करें कि इसमें पब्लिक का फेथ कितना होता है, अगर अगला पॉइंट देखें तो पब्लिक का फेथ क्या होगा कि इस सिस्टम में फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा कम फेथ होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा पब्लिक का फेथ कम होगा। इसके पीछे जो रीज़न है, सिंपल सी बात है कि जब इस रिजर्व सिस्टम के तहत में अगर पेपर मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक पेपर मनी इशू करेगी तो कुछ ही प्रतिशत रिजर्व को गोल्ड के रूप में रखेगी, जिस कारण क्या होगा कि जनता को इस सिस्टम पे फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा क्या होगा कि फेथ कम होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये इकोनॉमिक कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा यह ज़्यादा इकोनॉमिक होगा का मतलब यह है, क्यों होगा ये ज़्यादा इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें कुछ ही मात्रा में अपने को गोल्ड रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। कुछ मात्रा में गोल्ड रिजर्व रखेंगे तो हमें पेपर मनी को इशू करने में फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा कम खर्च लगेगा। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर 1 लाख का मनी इशू करना है तो हमें केवल 50,000 रुपये ही खर्च लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक भी होता है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा। अगर हम लोग इसमें ये बात कर लेंगे कि इसमें फ्रीडम कितना होता है, तो फ्रीडम की बात करें तो इसमें फ्रीडम फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा अधिक होगा। फ्रीडम सेंट्रल बैंक के पास क्यों सेंट्रल बैंक के पास फ्रीडम फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो रिजर्व है कम रखना पड़ेगा, और रिजर्व उसमें कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब भी पेपर मनी को इशू करना है तो वो क्या होगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, कम कॉस्टली होगा, और कम कॉस्टली होगा तो उससे मनी सप्लाई बढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और मनी सप्लाई जब बढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो अपने वो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाने में काफ़ी सक्षम होगा। ठीक है, तो ये था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोष प्रणाली बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या है कि सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर मनी
इशू करने के एवज में या तो कोई भी रिजर्व नहीं रखती है, या रखती है तो न्यूनतम रिजर्व रखती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि न्यूनतम वो कुछ भी हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है, 10,000 करोड़ हो सकता है, या फिर 20,000 करोड़ हो सकता है। लेकिन एक निश्चित मात्रा में अगर न्यूनतम रिजर्व को रख दिया जाए तो उसके बाद सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतनी मात्रा में वो पेपर मनी को इशू कर सकती है। जैसे कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, ये भारत ने इस रिजर्व सिस्टम को, अगर इसमें हम लोग देखें तो भारत ने इस सिस्टम को 1956 में अपनाया था, जो अब तक जारी है। अगर भारत के संदर्भ में इस सिस्टम को हम लोग देखेंगे तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई को यह प्रावधान किया गया है कि आरबीआई अपने पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखेंगी, जिसमें से 115 करोड़ का वो गोल्ड रखेगी और 85 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी अथवा फॉरेन करेंसी असेट्स के रूप में 85 करोड़ को वो रखेगी, और उसके बाद वो जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में वो मनी को इशू कर सकती है। जैसे कि इसको हम लोग लिख लें तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व चाहिए, इसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी असेट्स के रूप में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि भारत इस रिजर्व के तहत, इस सिस्टम के तहत 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व अपने पास रखती है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और शेष 85 करोड़ फॉरेन करेंसी असेट्स अथवा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखती है। ठीक है, इसमें कुछ अगला की पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो अगला की पॉइंट इसमें क्या है कि विश्व की अधिकांश देश में इसी प्रकार का पेपर मनी इश्यूइंग सिस्टम वर्तमान समय में प्रचलन में है। अगर अगला पॉइंट अगर लिखना चाहो तो अगला पॉइंट इसमें क्या है कि विश्व की अधिकांश देशों में इसी प्रकार की सिस्टम, जिसे कि हम लोग प्रणाली भी बोलते हैं, वर्तमान समय में क्या है, चलन में है या प्रीवैलेंस में है, चलन या प्रीवैलेंस में है। ठीक है, अब हम लोग अगर ये देखें कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, तो इसके भी फीचर 4 ही एस्पेक्ट में देखे जा सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके फीचर्स को आप लोग खुद से लिखो। जैसे कि इन्फ्लेशन के संदर्भ में इसके क्या फीचर्स होंगे, तो इसके फीचर जो लिखने हैं तो किसको कंपेयर करते हुए, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के को ध्यान में रखते हुए आपको इसको लिखना है। मैं केवल इसके फीचर्स लिख देता हूँ, इसके रीजन आप लोग खुद से लिखना। इसमें क्या होगा कि इसमें
दोनों की अपेक्षा, दोनों प्रणाली की अपेक्षा अधिक इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, रीजन आप खुद लिखोगे। ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम की बात, ये इकोनॉमिक की बात करें, ये कितना इकोनॉमिक है, तो यह सिस्टम दोनों की अपेक्षा सस्ती है। रीजन सिंपल सा बात है कि इस सिस्टम में पेपर मनी को इशू करने के लिए एक मिनिमम रिजर्व भी रखना पड़ता है। उसके बाद आप जितनी चाहे मर्जी लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये आप जारी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें देखें तो फेथ कितना रहता है पब्लिक का, तो इस सिस्टम में पब्लिक का दोनों की अपेक्षा कम फेथ होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम लोग बात कर ले कि इसमें फ्रीडम कितना होता है, तो फ्रीडम की बात करें तो सीधी सी बात है कि इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करने के लिए दोनों की अपेक्षा अधिक फ्रीडम होता है। अब ये दोनों की अपेक्षा अधिक फ्रीडम क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि इसमें मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे भारत के केस में आरबीआई के पास को अपने पास केवल 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, और उसके बाद वो जितनी भी मात्रा में मनी को इशू कर सकती है, जिस कारण मनी को इशू करना काफ़ी कम खर्चीला हो जाता है। और जब कभी भी उसे इन्फ्लेशन को बढ़ाना हो, वो क्या करती है, अपने हिसाब से क्या करती है, अधिक से अधिक मात्रा में वो मनी को सप्लाई कर पाती है, जिससे कि उसको मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करने में काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया तीनों टाइप के सिस्टम को, और तीनों टाइप के सिस्टम के हमने थोड़े थोड़े फीचर्स भी देख लिए। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया में कॉइन जो इशू होता है और पेपर मनी इशू होता है वो किस प्रकार के सिस्टम के तहत होता है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत तो होता है, लेकिन पेपर मनी को कौन इशू करता है, कॉइन को कौन इशू करता है, पेपर मनी पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, इसको लीगल टेंडर स्टेटस कहाँ से मिलता है, आरबीआई कितनी मात्रा में पेपर मनी को इशू कर सकता है, क्या उसके पास जो ये अधिकार लिमिटलेस है या लिमिट में अधिकार है इसके पास, इसके डिज़ाइन को कौन तैयार करता है, इसके क्वालिटी को कौन तैयार करता है। ठीक है, जब पेपर मनी को इशू किया जाता है तो पब्लिक तक इसको कैसे पहुंचाया जाता है, पेपर मनी पे जो ये लिखा रहता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है इत्यादि की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।